हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और करते हैं मल्टी बगैर स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कंपनी जो कि अपने आप में यूनिक है, कार्बन क्रेडिट्स और प्लास्टिक क्रेडिट्स में काम करती है और दुनिया में ऐसी ऐसी पहली रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में कहीं भी रजिस्टर्ड है। तो आगे चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, सारे इसमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कुछ भी हमने इसमें बोला है वो जस्ट एक एग्जांपल है। अपना डिसीजन लीजिए, आपका पैसा है, आप अपने सोच समझ के उसको इन्वेस्ट कीजिए। बड़ों से कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा थॉट। और आज के टाइम पे बिल्कुल ये थॉट बहुत अच्छा है अगर इसको समझते हैं। इट इज वाइज फॉर इन्वेस्टर्स टू बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. So now the environment is fearful, so we should be greedy now. आई थिंक ये एक समय आ गया है कि एक बॉटम बन रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में। और एक समय है, हमें लगता है इन्वेस्टर्स, बड़े पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं इस फील्ड में वेटरन्स हैं, उसको हम सुनते हैं, उनको सुनते हैं तो लगता है कि अभी वो समय आ गया है कि मार्केट अपना बॉटम पे है ऑलमोस्ट, और अब समय है कि मार्केट आगे बढ़ेगा। तो नाउ द पॉइंट इज टू बी ग्रीडी, नॉट टू बी फेयरफुल। हाइलाइट्स ऑफ द वीक, पहले थोड़ा सा एक समाचार हम समझ लेते हैं। हमने इस पे डिटेल में वीडियो बनाया था, सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर बैंक और तीन बैंक जो लगातार प्रॉब्लम में आई थी अमेरिका में। तो काफ़ी फेलियर और काफ़ी क्राइसिस मचा हुआ है। उसके बाद अभी स्विट्जरलैंड की बैंक क्रेडिट स्विस का भी प्रॉब्लम आ गया है। इसको अभी उनका यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, वो उनको अब टेक ओवर करने की कंडीशन में है। तो ये भी बहुत बड़ा बैंक है क्रेडिट स्विस से, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स पुराना है, और लेकिन अब प्रॉब्लम में है। लेकिन एक गुड न्यूज़ कहीं आ रही है कि मार्च की जो मीटिंग होने वाली है 22 मार्च को, फेड मतलब कि जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे फेडरल बैंक है यूएस में। उनका जो मार्च का मीटिंग है 22 मार्च को, तो अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद जो इस साल 5 बार रेट बढ़ चुका है, 4.5 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है, वो अब नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं रुकेगा। या हो सकता है कि ये अपना रेट्स, इंटरेस्ट रेट घटा लें, और एक बार अगर रेट घटता है तो फिर आप मान के चलिए कि रैली की शुरुआत बिल्कुल हो सकती है। चलिए, तो आज का टॉपिक फिर शुरू करते हैं। ई एनर्जी, जो कि जो कि आज का टॉपिक है, आज की कंपनी है डिस्कशन में, उसके बारे में हम समझते हैं। ईके एनर्जी एक कंपनी है जो कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट के इन्वेस्टमेंट, कार्बन क्रेडिट्स, प्लास्टिक की न्यूट्रलिटी, इनके ऊपर काम करती है। कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, अगर हम पहले वही समझ लेते हैं कार्बन क्रेडिट क्या है और इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो पहले हम वो समझते हैं। कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक सर्टिफिकेट है और एक परमिट है जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप एक सर्टेन अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, एक क्रेडिट होना चाहिए। और ये अभी कंडीशन रखी, जो अभी कंडीशन रखी हुई, यूनिट रखी हुई, 1 क्रेडिट, इट मीन्स 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्वलेंट गैसेस। तो जिसके पास एक क्रेडिट होगा, कार्बन क्रेडिट होगा, उसी के पास ही परमिशन होगी। और सिमिलरली प्लास्टिक क्रेडिट में भी है कि 1 टन ऑफ प्लास्टिक्स को रिसाइकिल्ड करने का एक क्रेडिट रहेगा, आप उसको कर सकते हैं, आपके पास एक, आपको एक क्रेडिट अर्न होगा। तो अभी क्या होता है कि 1995 से सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है। हम सुनते आए हैं कि COP 1, COP 2, अभी COP 27 हुआ इजिप्ट में। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी स्टार्ट हुआ था बर्लिन से 1995 से, और तब से लगातार हर साल हो रहा है। और इसमें पहले ये डेवलप्ड देश थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो मिलते थे साथ में और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डिस्कशन करते थे कि ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करें। तो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हुई कि पूरा वर्ल्ड में
नेट ज़ीरो का एक टारगेट रखा गया कि पूरे वर्ल्ड में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन नहीं होगा मतलब होगा कि कहीं अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो दूसरी जगह इतना इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क हो रहे हैं कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो टारगेट लिया गया था 2050 तक सब पूरा वर्ल्ड जो है कार्बन न्यूट्रल होगा। इंडिया इसका पार्ट बना 2002 में कॉप 8 में सीओपी 8 में। उन्होंने इंडिया ने अपना टारगेट लिया हुआ है 2070, बिकॉज इंडिया डेवलपिंग नेशन है, यहाँ कंपनीज को लगना है, लग रही हैं, अभी बहुत पोल्यूशन है तो उन्होंने अपना टारगेट लिया हुआ है 2070। अभी नेट जीरो में अगर हम बात करें तो भूटान एक कंट्री आती है जो ऑलरेडी नेट जीरो है और बल्कि नेगेटिव है, उसका कार्बन एमिशन नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट दिस थिंग। सो अभी शायद हम मानते हैं कि हमने कार्बन क्रेडिट प्लास्टिक क्रेडिट के बारे में समझ लिया है। तो इकेआई एनर्जी क्या करती है? इकेआई एनर्जी करती है कि जो कार्बन क्रेडिट ऐसी कंपनीज ऐसे बायर्स को फाइंड आउट करना, ऐसे सेलर्स को फाइंड आउट करना और उनको मिलाना। मीन्स अगर कोई कंपनी है जिसको कार्बन क्रेडिट चाहिए तो इकेआई इज देयर टू हेल्प देम। कोई कंपनी है जो जो कार्बन क्रेडिट बना रही है, मीन्स जो एनवायरनमेंट से एमिशंस हटा रही है और उसको फिर एक सर्टिफिकेट के रूप में अगर लाना है तो ईकेआई का वो काम है। 3000 से ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं, 40 प्लस कंट्रीज में ये काम कर रही है और बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। 250 एम्प्लॉयज के पास हैं और अभी तक 200 मिलियन क्रेडिट्स को मोबिलाइज कर चुकी हैं। ग्लोबल रेशियो देखें तो ईकेआई के पास 15% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर है। ये इंडिया में तो लीडिंग पोजीशन पे है ही, अभी कोई कंपनी इस टाइम है भी नहीं जो कि हम कह सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट में काम कर रही है। वर्ल्ड में भी ये इकलौती कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में, बाकी कंपनियां हैं लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके पास 15% मार्केट शेयर है ग्लोबली। तो इस पोजीशन में बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इनकी जर्नी है 2008 से ये स्टार्ट हुए। मिस्टर मनीष तबकारा हैं, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। उन्होंने इसको कंपनी को शुरू किया, बहुत ही नेसेंट, बहुत ही एक स्मॉल शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले इन्होंने अपने आप को लिस्ट कराया एसएमई सेगमेंट में 2021 में। एसएमई सेगमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और फिर उसके बाद में 2022 में इन्होंने अभी जस्ट लास्ट ईयर आप मान सकते हैं कि ये एसएमई सेगमेंट से निकल के ये बीएसई से उसमें आए हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं और अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके प्रेजेंस हम देख लेते हैं। अभी हमने कहा 40 प्लस कंट्रीज में, तो आप देख लीजिए यूएसए, मैक्सिको, कोस्टा रिका, अर्जेंटीना, घाना, नॉर्वे, जर्मनी, मतलब यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह ये लोग हैं। और इन्होंने अभी जेवीज भी की है, सब्सिडरीज भी हैं इनकी, जो कि इसी इसी कैटेगरी में ये लोग काम करते हैं। इनके क्लाइंट्स देखते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आप नाम देखिए, नाम देख के लगता है कि मतलब कितने अच्छे कॉन्टेक्ट्स और कितने अच्छे इनका क्लाइंट पोर्टफोलियो है। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, शेल सिंगापुर, पैसिफिक लाइट, सीमेंस, फॉक्सवैगन जर्मनी। आगे चलते हैं, नेशनल क्लाइंट्स में अडानी हैं, आईडीएफसी हैं, जेएसडब्ल्यू, जोमेटो, जीवीके, पॉलीप्लेक्स। एमएनसीज में हम बात करते हैं इंडिया में तो आप देखिए जिनका हम नाम लेते हैं, ब्रिजस्टोन, नेस्ले, एबीबी, सेंट गोबेन, मिशलिन टायर्स, हिताची, सब इनके क्लाइंट्स हैं इंडिया में। इंडिया में अगर पीएसयू क्लाइंट्स की बात करें तो आप देखिए ऑलमोस्ट सभी कंपनियां, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ओएनजीसी, गेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। तो ऑलमोस्ट काफी बड़े बड़े नाम हैं इनसे जुड़े हुए हैं जो, और ये लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। पीकेआई की एसोसिएशंस और एमपैनलमेंट, जिसमें ये एज ए पैनल ये लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोचैम, फिक्की, एफईटी, मेंबर्स ऑफ यूएनएफसीसी हैं। तो सोलर बाबा टर्की, ये लोग इनके साथ एसोसिएटेड हैं और इनके साथ एज ए पैनल के रूप में काम करते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है इनका।
इनके इनके क्लाइंट्स का, और ये काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है। ये हमने जस्ट अभी जो हमने समझा था कि कैसे ये लोग काम करते हैं, तो उसका एक सिनॉप्सिस है कि बायर और सेलर को दोनों को मिलाना है, क्रेडिट्स को कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्रेडिट्स जस्ट हो आप कार्बन का आप यू आर पुटिंग अ प्लांट ऑफ सोलर पावर ऑफ और फॉरेस्टेशन आल्सो, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि उससे कितना ग्रीन हाउस गैसेस कितना ये रिमूव कर रहा है एनवायरनमेंट से। तो उस चीज को ये लोग सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर कार्बन क्रेडिट को खुद ऑन भी करते हैं, और उनके उनका स्टॉक रखते हैं अपने पास में। और जिसको जरूरत होती है वर्ल्ड में कि मेरे यहाँ एमिशन हो रहा है, लेकिन मुझे एमिशन के लिए कार्बन क्रेडिट की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक परमिशन है, तो उनको सेल करना। तो ये काफी एक आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इस बार भी बजट में हमने देखा था कि इंडिया में एक इसके लिए थोड़ा अलग एम्फेसिस था, क्योंकि हमारा भी टारगेट है इंडिया का कि 2070 तक हमें नेट जीरो होना है। नेट जीरो एक बहुत बड़ी बात है। अभी वर्ल्ड में अभी जस्ट एक स्टडी आया था, तो 50 में से 39 सिटीज तो इंडिया की ही है। तो सोचिए कितना बुरी स्थिति में है, और हमें नेट जीरो पे आना है। तो ये धीरे 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 इस चीज की आवश्यकता, इस चीज का डिस्कशन होना अब इंडस्ट्रीज में शुरू होगा। अभी हम लोग आईएसओ, आईआईटीएफ, ओसास ये सब रखते हैं। आप देखना धीरे धीरे कार्बन क्रेडिट्स का एक ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा कि सभी लोगों इसकी जागरूकता होगी, और कार्बन क्रेडिट्स की बात क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट्स को अपने पास रखा भी करेंगे, और ये मैंडेटरी हो जाएगा कुछ समय में। ऐसा मेरा जम्पशन भी है। और ये और एक्सपर्ट्स का भी जो इस फील्ड में जानकारी रखते हैं, वो भी ऐसा ही डिस्कशन करते हैं। ईके एनर्जी जो अपने साथ साथ जो ये सब्सिडरीज है उनके साथ क्या काम कर रही है, तो इन्होंने ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टेक्नोलॉजीज, ये इनका सब्सिडरी है। ये लोग कुकवेयर बनाते हैं, जो कि और उसको इंडिया में रूरल एरियाज में, घाना, अफ्रीका वगैरह रूरल एरियाज में ये उसका सेल करते हैं, जिससे कि इनको रिड्यूस्ड एमिशन होता है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने अपना एक हम कह सकते हैं डी-रिस्किंग भी है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी हैं, और काफी मास स्केल पे काम कर रहे हैं। 5 मिलियन कुक स्टॉक्स ये अभी बनाते हैं। आइए मैनेजमेंट से मिलते हैं। एक बार बस जस्ट मैं रुकना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर वीक एक ऐसा ही फंडामेंटल एनालिसिस या एक मार्केट एजुकेशन पे हम वीडियो लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो आगे चलते हैं। मनीष डबकारा जी, इन्होंने कंपनी को शुरू किया। इंदौर के रहने वाले हैं, बीटेक करते हैं पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर इन्होंने एमटेक किया एनर्जी मैनेजमेंट में। बहुत रेयर टॉपिक होता है इंडिया में, जनरली अभी कम ही है। डिप्लोमा लिया इन्होंने आईआईएम इंदौर से कॉर्पोरेट फाइनेंस में। पावर ट्रेडिंग में आईआईएम अहमदाबाद से डिप्लोमा लिया। तो काफी एजुकेशन फील्ड में ये काफी अपना इंटरेस्ट रखते हैं, और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, क्योंकि पावर ट्रेडिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि कार्बन मार्केट में है, वो एक मार्केट है। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि स्टॉक्स उसमें रहते हैं, स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही कार्बन की भी ट्रेडिंग होती है। ये प्रेसिडेंट है इस टाइम इंडिया में कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीएमएआई के को चेयरमैन रह चुके हैं, एसोचैम में एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के, और इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी रह चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में 2014 से 2018 तक, 4 इयर्स तक। तो काफी अच्छा प्रोफाइल है, और हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में भी इनका इस अपने कैटेगरी में अच्छा रिकॉग्निशन है, अच्छा नाम है, और एक इंटेलेक्चुअल आदमी है। बाकी हम जो मैनेजमेंट जो हमें समझ में आया फ्रॉम द वेबसाइट और फ्रॉम द इंटरनेट, तो हमें लगा, तो ये नवीन शर्मा जी हैं, इनके डायरेक्टर हैं बिजनेस डेवलपमेंट के। डेविड कोस्टा हैं, ये लैटिन अमेरिका को हेड करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। रामकृष्ण पाटिल, ये ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं। टोटल 16 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, इसमें 10 साल इन्होंने अपने ईकेआई में दिए हैं। मैकेनिकल से बीटेक हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिमिलरली एमटेक हैं। लीड ऑडिटर हैं एनर्जी एंड ग्रीन हाउस गैसेस में। तो मोर और लेस एक इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट है। लेकिन अभी मनीष डबकारा जी ने अपने लेटेस्ट कॉन कॉल में भी ये कहा था कि हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर इंटेलेक्चुअल जो इस फील्ड से हैं, और वो हमारे साथ हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे कि
कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो रहें और कंपनी को सपोर्ट करें। तो एक अच्छा साइन है कि अभी यंग मैनेजमेंट है, वो कुछ करना चाह रहा है, आने वाले टाइम में कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो ये ही है कुछ पॉइंट्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कि अगर हम सोचते हैं कि अब हम बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो लार्ज कैप बन चुकी हैं, जिनको हर जगह से रिकॉग्निशन है, सब कुछ उनके पास है, अब वहाँ से मल्टीबैगर की को खोजते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसी कंपनियाँ हमें, आप ये मान के चलिए कि हमें हमें एचडीएफसी जैसी बैंक को उनके नेसेंट स्टेज में, जब वो 40-40 रुपए की हुआ करती थी, वैसी स्टेज में पकड़ना है। तो ये कोशिश है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फ़ील्ड है और आने वाले टाइम में इस फ़ील्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी बहुत ज़्यादा। मैनेजमेंट यंग है, कंपनी का साइज़ अभी बहुत छोटा है, लेकिन इन्होंने अपना वो ग्रो अच्छा किया है, तरीके से किया है। तो लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और ये काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। चलो, तो हम आगे चलते हैं और इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, इससे हमें मालूम चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में क्या फाइनेंशियल कंडीशन रखती है। करंट प्राइस बहुत डाउन है, 617 अपने 552 वीक से लो से बिल्कुल पास में है। इन्होंने 52 वीक हाई बनाया 2900 का। देखा जाए तो बहुत वॉलेटिलिटी है। आप सभी कहेंगे कि ये क्या स्टॉक हम लेके आए हैं कि इतना वॉलेटाइल है कि 512 से ये 3000 रुपए तक गया, मतलब कि अभी 1/6 हो चुका है, तो कितना वॉलेटाइल है। देखिए छोटा जो सेक्टर रहता है, छोटा जो स्टॉक रहता है, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि वॉल्यूम्स इतने नहीं होते हैं। और यही एक थोड़ा रिस्क होता है कि हम स्मॉल स्मॉल कैप्स में हम काम करते हैं। तो आज की डेट में इसका स्टॉक पी 4.9 है। सेक्टर का पी, वैसे सेक्टर इसका एक्चुअल में है नहीं क्योंकि ये अपनी एक मार्केट लीडर ही है, कोई और कार्बन क्रेडिट कंपनीज नहीं है। लेकिन जो वेबसाइट दिखाती हैं कि और बाकी सर्विस कंपनीज में तो उनका पी 26 है, तो ये कोई रिलेवेंस नहीं रख रहा है। तो स्टॉक पी इस टाइम काफ़ी हेल्दी स्टेज में 4.9 का पी पे है। आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 176%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 236%। तो कितना वॉपिंग इंक्रीज है ये। मतलब जनरली मिलता नहीं है, हम लोग ढूंढते रहते हैं कि 20% से ऊपर कोई आरओई वाला है या 25 से ऊपर वाला है तो मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन इनको देखिए आप, अर्निंग पर शेयर 126 का इसमें आ रहा है। पैग रेशियो कितना अच्छा है, 0.01। करंट रेशियो 3.82, मतलब सरप्लस अमाउंट ऑफ कैश इनके पास रखा हुआ है अपने शॉर्ट टर्म डेबिट डेट को देने के लिए। डेट है भी नहीं, हो जीरो डेट है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये सब पॉइंट्स मिल रहे हैं। जनरली हम देखते हैं छोटी कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती है, डर लगा रहता है कि प्रमोटर कहीं अपना सब कुछ बेच के भाग ना जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो मुझे इसमें दिख रहा है। लेकिन हमने थंबनेल में अभी आपको बताया था, और जो इस स्टॉक को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टॉक में हैं, वो इस टाइम काफ़ी डरे हुए हैं कि अभी रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी गिरा है। तो उसका रीजंस भी हम फाइंड आउट करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये ऐसा ही चलेगा, क्या स्टॉक सच में जीरो हो जाएगा जिस हिसाब से ये डाउन हो रहा है, या फिर अब ये आगे यू टर्न लेके बढ़ने लगेगा। तो ये मैंने थोड़ा समझना चाहा कि कितना पोटेंशियल है इसमें। देखिए मार्केट ना सेंटीमेंट पे काम करता है। मैंने एक ग्राफ निकाला है, 6 मंथ्स का ग्राफ है। इसमें आप देखिए जुलाई 6 to 8 मंथ मान लीजिए, जुलाई का पीरियड में पी 19.8, मतलब ऑलमोस्ट हम जस्ट याद रखने के लिए 20 के पी पे काम कर रहा था। अर्निंग उस टाइम 139 की आ रही थी और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट इस टाइम जो था वो 3000 के आसपास था। ठीक है। अभी देखिए करंट स्टेट में क्या हो रहा है, 15 मार्च का ये ग्राफ है। इसमें अर्निंग पर शेयर 125, मतलब अर्निंग कितनी घटी है, जस्ट 15 रुपए की अर्निंग घटी है। और स्टॉक का पी कितना है, 4.9। और स्टॉक का प्राइस अभी कितना हो रहा है, जस्ट 600 के आसपास है। तो अभी आप देखिए कि अगर ये पी जो इसने पहले रखा था अपना 20 के आसपास उतना पहुंचता है, तो ये 4 टाइम्स तो इसी अर्निंग पे हो जाएगा। सॉरी हाँ यस, 4 टाइम्स तो ये इसी अर्निंग पे ही हो जाएगा। और इसमें अगर अर्निंग आने वाले टाइम में बढ़ती है, जैसा कि अभी प्रमोटर्स कह रहे हैं कि शायद एक दो क्वार्टर्स के बाद ये अर्निंग्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और फिर बाद में स्टॉक का पी भी सपोर्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर सब कुछ ठीक चलता है तो फिर ये स्टॉक बहुत जल्दी, मे बी इन 2 to 3 years, एक अच्छा मल्टीबैगर 2 to 3 टाइम्स होने का पोटेंशियल रखता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जस्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक थॉट प्रोसेस है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। आप अपना एनालिसिस खुद भी कीजिए। कंपनी के फाइनल फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं।
अब इसमें यहाँ पे हमें दिखता है कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, उसका रीजंस अब हमारे सामने आने लगेगा। देखिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हम 9 मंथ का एनालिसिस कर रहे हैं, अप्रैल टू दिसंबर। ये फाइनेंशियल 2022 है, ये 23 है, यहाँ बढ़ा है, लेकिन अब बाकी देखिए, एबिटा मार्जिन कम हुए हैं, 28 टू 23 हुए हैं, स्लाइटली रिड्यूस्ड हैं। पैट मार्जिन कम हुए हैं, 21 टू 18 हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत रिडक्शन है। आप देखिए कि 2 क्वार्टर में, क्वार्टर 3 है ये फाइनेंशियल 22 का, और ये 23 का 3 है, तो ये देखिए आप 688 से 407 हो गया रेवेन्यू। एबिटा मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, 31% से 12% पे रह गए हैं, 23% से 9% पे रह गए हैं। और इनका कंपनी ने एक रीजन दिया है कि जो ये यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इस प्रकार की जो जब ग्रोथ होती है या रिक्वायरमेंट होती है कि कार्बन क्रेडिट्स, एनवायरनमेंट, दिस दैट, उस पे कंपनी थोड़ी बैकफुट पे जाती है। वो पहले अपने सर्वाइवल पे लिए काम करती है। तो इसके लिए उनका ये कहना है कि लो डिमांड हुई है न्यूली सेटअप कार्बन मार्केट्स में। तो ये सब ऐसा एंटिसिपेशन हुआ है, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एट ग्लोबल लेवल। तो अभी क्या होता है, एनवायरनमेंट को फिर सब अनदेखा करने लगते हैं कि पहले हम अपना जीविका चलाएं, बाद में एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, इसलिए डिमांड कम हुई है, रेवेन्यूज कम हुए हैं, मार्जिन कम हुए हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होने वाला नहीं है, चीज़ें सुधरेंगी। तो कंपनी को भरोसा है कि आने वाले टाइम में चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। ये स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए कि वाई ओ वाई क्या हुआ है। जो हमने पढ़ा है वही, उसी को इन्होंने यहाँ दोहराया है कि वाई ओ वाई कितना रिडक्शन हो रहा है। तो -78% है वाई ओ वाई के रूप में अगर देखते हैं तो हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर। तो ये वही है जो हमने पढ़ा है अभी, कि काफ़ी रिड्यूस्ड है, और रीजन उन्होंने दिया है अभी कंपनी ने। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अगर अगर देखते हैं कि कंपनी लास्ट 4-5 ईयर्स में कैसा कर रही है, तो फिर हमें लगता है कि कंपनी की हेल्थ इतनी खराब नहीं हुई है। आरओई देखिए, 19 में, फाइनेंशियल 19 में 53% हुआ करता था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो देखिए कैसे बढ़ रहा है, 139, 153, 236, बहुत अच्छा है। ये आरओसी है, सॉरी। ऐसे ही आरओई आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 40, 112, 120, 176। तो काफी अच्छी स्पीड से इन्होंने अपने आप को बढ़ाया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है अपने अपने शेयर होल्डर्स को। कैश एंड डेट बैलेंस देखिए, कैश डेट जो है इनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, और नया वो भी घटा है, 0.8 पे ही है, जो फाइनेंशियल 22 में दिखाया है। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने बताया अपने आप को कि हम कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिप्लॉइंग कैपिटल टुवर्ड्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड क्रेडिट जनरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्स। इन्होंने अपना एक एलोकेशन किया है, उसका एक अमाउंट का, सर्टेन अमाउंट का, काफ़ी बड़े अमाउंट का, जिससे कि ये लोग खुद भी कार्बन क्रेडिट्स बनाया करेंगे। अभी तो होता है कि जनरली कि बायर और सेलर को मिलाना, या फिर स्टॉक इन्वेंट्री रखना, फिर उसको मार्केट में बेचना। लेकिन ये खुद भी बनाएंगे, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ स्टॉक्स का इन्होंने खुद ने एक अपनी सब्सिडरी के थ्रू इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला हुआ है। तो ऐसे करके इन्होंने अपने आप का एक फंड बनाया है, जिसमें कि ये लोग अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड और थिंग्स भी करेंगे, जिससे के लिए इनको इनकी डिरिस्किंग होगी, और ये खुद भी अपना खुद का कार्बन क्रेडिट भी जनरेट करेंगे। अब हम आते हैं मेन रीजन पे कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि प्राइस लगातार ही फॉल कर रहा है। तो ये है यहाँ पर मेन रीजन, जो कि इन्होंने दिया है, कंपनी ने दिया है अपनी क्वार्टर 3 की प्रेजेंटेशन में, और जिसमें उन्होंने, ऑडिटर्स ने एक पॉइंट उठाया था। आप यहाँ पढ़िए, उन्होंने कहा है कि ऑब्लिगेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एज स्टेटेड इन IND AS 115। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये मैंने रखा है यहाँ पर कि ऑडिटर ने क्या कहा, तो ये सेक्शन है कि प्रमोटर्स ने क्या कहा, कंपनी ने क्या कहा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ऑडिटर्स ने कहा कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि अगर आपने कहीं से कार्बन क्रेडिट किसी ने बनाया, किसी ने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने बनाया, जब तक वो उसको सेल ना कर दें, और तब तक हम उसका रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इसलिए हमने बुक कर लिया था। ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट को समझने की, या फिर जस्ट एक परसेप्शन है कि आप कुछ पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, उसका एक मीनिंग अलग निकलता है, और वही चीज़ जब कोई दूसरा पढ़ता है, उसका मीनिंग कुछ और निकाल सकता है।
फिर भी उन्होंने कहा है कि हम आगे वाले टाइम में इस चीज़ को भी अ, सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को हम हटाएँगे। तो उन्होंने कहा है कि जैसे-जैसे उनको रेवेन्यू मिलता गया, उन्होंने कुछ स्टॉक्स बनाए, उनको सेल किया, एक रेवेन्यू आया, उसको बुक कर लिया। उसके बाद फिर बाद में उसमें आगे जाके कार्बन क्रेडिट्स बने, उससे फिर रेवेन्यू आया, फिर उसको फिर बुक कर लिया। लेकिन ऑडिटर कह रहे थे कि जब तक स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कार्बन क्रेडिट नहीं आ जाते थे, तब तक आपको बुक नहीं करना था। तो जिसके कारण से आपकी बुक में जल्दी-जल्दी ज़्यादा-ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह दिखे हैं लास्ट टाइम में, जो कि इतने नहीं होने चाहिए थे। तो उसको कंपनी के मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया और उसको रिस्पेक्ट करते हुए कहा है कि हम आने वाले टाइम में इस चीज़ को मिटिगेट करेंगे और अगर छोटी दूसरी कंपनी होती तो अपने ऑडिटर को हटा देती, दूसरे ऑडिटर को ला सकती थी क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी होते हैं, पेड होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा है कि ऑडिटर्स काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, वो उनको रिटेन करेंगे और हम अपनी ही बुक्स को सुधारेंगे। तो ये एक साइन होता है कंपनी का कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सब कुछ उन्होंने एक सब कुछ प्रिंट करके दिया है। बाकी कुछ कंपनियाँ तो छुपा जाती हैं, दिखाती ही नहीं है कि क्या हुआ, प्राइस क्यों गिरा है। सब कुछ दिखाया है तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं। तो इससे मुझे और विश्वास आता है कि ठीक है, कंपनी का साइज़ छोटा है, रिकॉग्निशन में, परसेप्शन में गलतियाँ हो सकती हैं, इसको वो एडमिट कर रहे हैं और आगे सुधारने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 से 2 क्वार्टर में ये सब चीज़ नॉर्मल भी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट पोर्शन पे। काफ़ी हमने इकाई के बारे में समझा, उसके मैनेजमेंट को समझा, फाइनेंशियल एनालिसिस किया। अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं क्या समझता हूँ इस इन कैटेगरीज़ में, तो वो मैं आपसे बात करता हूँ। तो कंपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एक अलग अलग ही प्रकार की कंपनी है और अभी तक ऐसा वर्ल्ड में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इनका और मार्केट लीडर हैं, तो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है। मैनेजमेंट अभी नॉर्मल है। मुझे मनीष डबकारा जी के अलावा ऐसे लोगों में ऐसी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी, जो एक लेवल की होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी सर्विसेज़ दें, तो आने वाले टाइम में वो भी नॉर्मल से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मार्केट साइज़ सुपर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा होना है। कार्बन क्रेडिट की अभी ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन क्योंकि सभी लोग अनुबंधित हैं सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, सबको पूरे वर्ल्ड को नेट जीरो होना है, तो ये चीज़ तो जल्दी ही आने लगेंगी। मार्केट कैप स्ट्रांग है क्योंकि अभी बहुत स्मॉल कैप पे है ये। फाइनेंशियल रेशियोज मैंने इसलिए वीक रखे हैं क्योंकि अभी इस बार क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफ़ी वीक गया है, तो मैंने उसको वीक रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, 73% पे है, बहुत अच्छे उस पे होल्ड किया हुआ है, कोई सेलिंग नहीं है, कोई डेट नहीं है, कॉम्पिटिटर्स हैं ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसको सुपर स्ट्रांग रखा है। तो ओवरऑल मेरी साइड से थम्स अप है, मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। ये मेरा पर्सनल रिमार्क है, आप अपना स्टडी कीजिए, अपना आप देखिए कि हाउ इट कैन इंक्रीज फ्रॉम हेयर। तो इन द लास्ट मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें हेल्प कर रहे हैं, हम जिनके थ्रू ये डेटा लेते हैं, स्क्रीनर और जो कंपनी है उसकी वेबसाइट, उसके एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उसे हम ये प्रेजेंटेशन बना पाते हैं और आपके सामने एनालिसिस को रख पाते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए। आप यहाँ अभी तक मैं अगेन रिपीट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपकी नज़र में कोई स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर, जो स्मॉल कैप हो और फंड मिड कैप हो और आगे जाके मल्टी बैगर बन सकता हो, तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पे एक डिटेल वीडियो बनाने की। और आने वाले टाइम में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक मार्केट एजुकेशन पे एक कंप्लीट सीरीज लेके आएँ जिसमें हम सब कुछ समझें, पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे पोर्टफोलियो बनाएँ, रेशियोज़ क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में सेबी गाइडलाइंस क्या होती हैं, ठीक है? उन सबको लेके हम बनाएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखिए क्योंकि वीक में जब भी वीडियो आता है वीकेंड पे, तो आप उसको देख सकें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।